अध्याय 4। एक क्षेत्र से जटिल कंपाउंडिंग पाठ अक्सर हमें असंबंधित क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकते हैं। हिमयुगों के अरब साल के इतिहास को लें और वे हमें आपके पैसे बढ़ाने के बारे में क्या सिखाते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारा वैज्ञानिक ज्ञान आपके विचार से छोटा है। यह समझना कि दुनिया कैसे काम करती है, इसमें अक्सर इसकी सतह के नीचे गहरी ड्रिलिंग शामिल होती है, कुछ ऐसा जो हम काफी हाल तक नहीं कर पाए हैं। आइजैक न्यूटन ने हमारे ग्रह की कुछ बुनियादी बातों को समझने से सैकड़ों साल पहले सितारों की गति की गणना की थी। 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे कि पृथ्वी कई मौकों पर बर्फ से ढकी हुई थी। 15 अन्यथा बहस करने के लिए बहुत अधिक सबूत थे। पूरी दुनिया में पहले से जमी हुई दुनिया के उंगलियों के निशान बैठे थे। यादृच्छिक स्थानों में बिखरे हुए विशाल शिलाखंड, रॉक बैट पतली परतों में बिखरा हुआ है। सबूत स्पष्ट हो गए कि एक हिमयुग नहीं था, लेकिन 5 अलग अलग जिन्हें हम माप सकते थे। ग्रह को स्थिर करने, इसे नए सिरे से पिघलाने और इसे फिर से जमने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आश्चर्यजनक है। पृथ्वी पर शाब्दिक रूप से इन चक्रों का कारण क्या हो सकता है? यह हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए, और वो यह था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा किसी को उम्मीद थी। हिमयुग क्यों हुए? इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत थे। उनके विशाल भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण सिद्धांत समान रूप से भव्य थे। यह सोचा गया था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उत्थान ने पृथ्वी की हवाओं को जलवायु को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। दूसरों ने इस विचार का समर्थन किया कि बर्फ प्राकृतिक अवस्था थी, जो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों से बाधित हुई, जिसने हमें गर्म कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत हिमयुग के चक्र का हिसाब नहीं दे सका। पर्वत श्रृंखलाओं या किसी विशाल ज्वालामुखी की वृद्धि एक हिमयुग की व्याख्या कर सकती है। यह 5 की चक्रीय पुनरावृत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। 1900 की शुरुआत में मिलुटिन मिलनकोविच नाम के एक सब-एआई वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया, अन्य ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति और हिमयुग के सिद्धांत के साथ आया, जिसे अब हम जानते हैं कि सटीक है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव धीरे धीरे पृथ्वी की गति को प्रभावित करता है और सूर्य की ओर झुकता है। इस चक्र के कुछ हिस्सों के दौरान, जो हजारों वर्षों तक चल सकता है, पृथ्वी के गोलार्धों में से प्रत्येक को सौर विकिरण की तुलना में थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सौर विकिरण प्राप्त होता है, और यहीं से मजा शुरू होता है। मिलनकोविच के सिद्धांत ने शुरू में यह माना था कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव के कारण कठोर सर्दियां इतनी ठंडी होती हैं कि ग्रह को बर्फ में बदल देता है। लेकिन व्लादिमीर कोप्पेन नाम के एक रूसी मौसम विज्ञानी ने मिलनकोविच के काम में गहराई से खोज की और एक आकर्षक बारीकियों की खोज की। मध्यम ठंडी ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियां नहीं, बर्फीले अपराधी थे। यह तब शुरू होता है जब गर्मी कभी इतनी गर्म नहीं होती कि पिछली सर्दियों की बर्फ को पिघला सके। बचे हुए बर्फ का आधार बर्फ के लिए निम्नलिखित सर्दियों को जमा करना आसान बनाता है, जिससे निम्नलिखित गर्मियों में बर्फ के चिपके रहने की संभावना बढ़ जाती है, जो निम्नलिखित सर्दियों में और भी अधिक संचय को आकर्षित करती है। चिरस्थायी हिमपात सूर्य की किरणों को अधिक परावर्तित करता है, जिससे ठंडक बढ़ जाती है, जिससे अधिक हिमपात होता है, और आगे भी। कुछ 100 वर्षों के भीतर एक मौसमी स्नोपैक एक महाद्वीपीय बर्फ की चादर में विकसित हो जाता है, और आप दौड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही उल्टा होता है। एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूर्य के प्रकाश को सर्दियों के स्नोपैक को पिघला देता है, जो अगले वर्षों में कम रोशनी को दर्शाता है, जिससे तापमान बढ़ता है, जो अगले वर्ष अधिक बर्फ को रोकता है, और इसी तरह। यही चक्र है। यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे बदलाव से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है।
आप एक ठंडी गर्मी से बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरू करते हैं, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, और फिर एक भूवैज्ञानिक पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी मील मोटी बर्फ में ढक जाती है। जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेन शुल्ट्ज ने कहा, जरूरी नहीं कि बर्फ की मात्रा बर्फ की चादरों का कारण बनती है, लेकिन तथ्य यह है कि बर्फ, हालांकि कम है, रहता है। हिमयुग से बड़ी बात यह है कि आपको जबरदस्त बल की आवश्यकता नहीं है जबरदस्त परिणाम बनाएं। यदि कुछ यौगिक, यदि थोड़ी वृद्धि भविष्य के विकास के लिए ईंधन के रूप में कार्य करती है, एक छोटा प्रारंभिक आधार परिणाम को इतना असाधारण बना सकता है कि वे तर्क को धता बताते हैं। यह इतना तर्क विहीन हो सकता है कि आप कम आंकते हैं कि क्या संभव है, विकास कहाँ से आता है और इससे क्या हो सकता है, और इसलिए यह पैसे के साथ है। वॉरेन बफे ने अपना भाग्य कैसे बनाया? इसके लिए 2000 से अधिक पुस्तकें समर्पित हैं। उनमें से कई अद्भुत हैं, लेकिन कुछ ही सबसे सरल तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। बफे का भाग्य सिर्फ एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि एक अच्छा निवेशक होने के कारण वो सचमुच एक बच्चा था। जैसा कि मैंने लिखा है कि वॉरेन बफे की कुल संपत्ति $84.50 बिलियन है। उसमें से $84.2 अरब उनके 50वें जन्मदिन के बाद जमा किए गए थे। 60 के दशक के मध्य में सामाजिक सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद $81.50 बिलियन आया। वॉरेन बफे एक अभूतपूर्व निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उसकी सारी सफलता को निवेश कौशल से जोड़ते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण बिंदु चूक जाते हैं। उनकी सफलता की असली कुंजी यह है कि वो एक सदी के 3 तिमाहियों के लिए एक अभूतपूर्व निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने अपने 30 के दशक में निवेश करना शुरू कर दिया और 60 के दशक में सेवानिवृत्त हो गए, तो बहुत कम लोगों ने उनके बारे में कभी सुना होगा। थोड़ा सोचा प्रयोग पर विचार करें। बफे ने 10 साल की उम्र में गंभीर निवेश करना शुरू कर दिया था। जब तक वो था 30, उसकी कुल संपत्ति $1 मिलियन थी, या $9.30 मिलियन मुद्रास्फीति के लिए समायोजित की गई थी। 16 क्या होगा यदि वो एक अधिक सामान्य व्यक्ति था, अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक को दुनिया की खोज और अपने जुनून को खोजने में बिता रहा था, और 30 साल की उम्र तक उसकी कुल संपत्ति $25,000 थी, और मान ले कि उसने अभी भी असाधारण वार्षिक निवेश रिटर्न अर्जित किया है जो वो उत्पन्न करने में सक्षम है, 22%। लेकिन निवेश छोड़ दिया और गोल्फ खेलने और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने के लिए 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए। आज उसकी कुल संपत्ति का एक मोटा अनुमान क्या होगा? $84.5 अरब नहीं, $11.90 मिलियन। उसकी वास्तविक निवल संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफे की सभी वित्तीय सफलता उनके यौवन के वर्षों में बनाए गए वित्तीय आधार और उनके वृद्धावस्था के वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए दीर्घायु से जुड़ी हो सकती है। उनका कौशल निवेश कर रहा है, लेकिन उनका रहस्य समय है। इस तरह कंपाउंडिंग काम करती है। इसे दूसरे तरीके से सोचें। बफे अब तक के सबसे अमीर निवेशक हैं, लेकिन वो वास्तव में सबसे बड़ा नहीं है, कम से कम औसत वार्षिक रिटर्न द्वारा मापा जाने पर नहीं। हेज फंड रेनेसां टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम सिमंस ने 1988 के बाद से सालाना 66% की दर से पैसा जमा किया है। कोई भी इस रिकॉर्ड के करीब नहीं आता है। जैसा कि हमने अभी देखा, बफे ने सालाना लगभग 22% की दर से चक्रवृद्धि की है, 1/3 जितना। जैसा कि मैंने लिखा है, सिमंस की कुल संपत्ति $21 बिलियन है। वो है, और मुझे पता है कि यह कितना हास्यास्पद लगता है कि हम जिन नंबरों से निपट रहे हैं, बफे की तुलना में 75% कम अमीर हैं। सिमंस इतने बेहतर निवेशक हैं तो अंतर क्यों?
क्योंकि सिमंस ने 50 साल की उम्र तक अपने निवेश को आगे नहीं बढ़ाया। उनके पास बफे के रूप में कंपाउंड करने के लिए आधे से भी कम वर्ष हैं। यदि जेम्स सिमंस ने 70 साल की अवधि के लिए अपना 66% वार्षिक रिटर्न अर्जित किया होता तो बफे ने अपनी संपत्ति का निर्माण किया है। वो लायक होगा। कृपया अपनी सांस रोकें। 63 क्विंटल 900 क्वाड्रिलियन 780 1 ट्रिलियन 780 अरब 748 मिलियन $160,000। ये हास्यास्पद अव्यवहारिक संख्याएं हैं। मुद्दा यह है कि विकास की धारणाओं में छोटे बदलावों की तरह लगने से हास्यास्पद अव्यवहारिक संख्याएं हो सकती हैं, और इसलिए जब हम इस बात का अध्ययन कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ इतनी शक्तिशाली क्यों हो गई है, एक हिमयुग क्यों बना है, या वॉरेन बफे इतना समृद्ध क्यों है, हम अक्सर सफलता के प्रमुख चालकों की अनदेखी करते हैं। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि पहली बार उन्होंने एक चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी या उन कहानियों में से एक के बारे में कि यदि आप अपने 20 के दशक में अपने 30 के दशक में बचत करना शुरू करते हैं तो आपके पास सेवानिवृत्ति के लिए कितना अधिक होगा, उनके जीवन को बदल दिया। लेकिन यह शायद नहीं हुआ। इसने संभवतः उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि परिणाम सहज रूप से सही नहीं थे। घातीय सोच की तुलना में रैखिक सोच बहुत अधिक सहज है। अगर मैं आपसे आपके दिमाग में 8 जोड़ 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 8 की गणना करने के लिए कहूं, तो आप इसे कुछ सेकंड में कर सकते हैं। यह 72 है। अगर मैं आपको 8 8 8 8 8 8 8 8 8 की गणना करने के लिए कहूं, तो आपका सिर फट जाएगा। यह 134, 217, 728 है। 1950 के दशक में IBM ने 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक तक चीजें कुछ दर्जन मेगाबाइट में जा रही थीं। 1970 के दशक तक IBM के विंचेस्टर ड्राइव में 70 मेगाबाइट थे। फिर ड्राइव अधिक भंडारण के साथ आकार में तेजी से छोटे हो गए। 1990 के दशक की शुरुआत में एक विशिष्ट पीसी में 200-500 मेगाबाइट होते थे, और फिर धाम चीजें फट गईं। 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव के साथ आता है। पावर मैक पर 2003-120 गिग्स, नए iMac पर 2006-250 गिग्स। 2011 पहली 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव। 2017-60 टेराबाइट हार्ड ड्राइव। 2019-100 टेराबाइट हार्ड ड्राइव। उन सभी को एक साथ रखें। 1950 से 1990 तक हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त किए। 1990 से लेकर आज तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त किए। यदि आप 1950 के दशक में एक प्रौद्योगिकी आशावादी थे, तो आपने भविष्यवाणी की होगी कि व्यवहारिक भंडारण 1000 गुना बड़ा हो जाएगा, शायद 10,000 बार बड़ा। अगर आप बाढ़ के लिए झूल रहे थे, कुछ लोगों ने कहा होगा, मेरे जीवन काल में 30 मिलियन गुना बड़ा, लेकिन हुआ यही। कंपाउंडिंग का उल्टा स्वभाव हम में से सबसे चतुर को भी इसकी शक्ति की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करता है। 2004 में बिल गेट्स ने नए जीमेल की आलोचना की, यह सोचकर कि किसी को गीगाबाइट स्टोरेज की आवश्यकता क्यों होगी। लेखक स्टीवन लेवी ने लिखा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ उनकी मुद्रा के बावजूद उनकी मानसिकता भंडारण के पुराने प्रतिमान में एक वस्तु के रूप में संरक्षित थी जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। आप कभी भी इस बात के आदी नहीं होते हैं कि चीजें कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। यहाँ खतरा यह है कि जब कंपाउंडिंग सहज नहीं होती है तो हम अक्सर इसकी क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं और अन्य माध्यमों से समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत अधिक सोच रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कंपाउंडिंग क्षमता पर विचार करने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं।
बफे की सफलता को अलग करने वाली 2000 पुस्तकों में से कोई भी शीर्षक नहीं है। This guy has been investing consistently for 3/4 of a century. लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता की कुंजी यही है। अपने सिर को उस गणित के चारों ओर लपेटना कठिन है क्योंकि यह सहज नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और क्षेत्र के दांव पर किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब को शट अप एंड वेट कहा जाना चाहिए। यह आर्थिक विकास के दीर्घकालिक चार्ट के साथ सिर्फ एक पृष्ठ है। व्यवहारिक निष्कर्ष यह है कि अधिकांश निराशाजनक ट्रेडों, खराब रणनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए कंपाउंडिंग का प्रतिवाद जिम्मेदार हो सकता है। आप लोगों को उनके सभी प्रयासों को समर्पित करने के लिए दोष नहीं दे सकते हैं, वे जो सीखते हैं और जो वे करते हैं। उच्चतम निवेश रिटर्न अर्जित करने की कोशिश करने के लिए प्रयास करते हैं। यह सहज रूप से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश उच्चतम रिटर्न अर्जित करने के बारे में हो, क्योंकि उच्चतम रिटर्न एकमुश्त हिट होता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। यह बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने के बारे में है जिसके साथ आप टिके रह सकते हैं और जिसे सबसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है। वो तब होता है जब कंपाउंडिंग जंगली चलती है। इसके विपरीत, भारी रिटर्न अर्जित करना जिसे रोककर नहीं रखा जा सकता है, की ओर जाता है। कुछ दुखद कहानियां, हमें उन्हें बताने के लिए अगले अध्याय की आवश्यकता होगी।